आइए बच्चों, आज हम क्षारक की अवधारणा में ब्रांस्टैंड-लॉरी संकल्पना यानी ब्रांस्टैंड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में यानी कि क्षारक की अवधारणा में बच्चों हमने आर्हीनियस की संकल्पना के बारे में पढ़ा था और उसमें ये जाने थे कि आर्हीनियस की संकल्पना के अनुसार क्षारक होते क्या हैं। आज हम वहीं क्षारक की संकल्पना में ब्रांस्टैंड-लॉरी संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ब्रांस्टैंड और लॉरी संकल्पना के अनुसार क्षारक होते क्या हैं। देखिए बच्चों, जब हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने ब्रांस्टैंड और लॉरी की संकल्पना के अनुसार पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन त्याग करते हैं, यानी कि H आयन का त्याग करते हैं। हमने बच्चों बताया है कि H आयन को क्यों प्रोटॉन कहा जाता है। आप आर्हीनियस की संकल्पना में जब अम्ल का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमने डिटेल बताया है इसके बारे में कि हाइड्रोजन आयन को क्यों प्रोटॉन कहते हैं। तो हमने कहा था कि जो पदार्थ प्रोटॉन त्याग करते हैं वो क्या हैं, अम्ल हैं। ठीक बच्चों, यहाँ उसका उल्टा होगा। अगर अम्ल में प्रोटॉन त्यागा जा रहा है यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वहीं ठीक उसका उल्टा कि ऐसे पदार्थ, ऐसे आयन जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे वो क्षारक होंगे, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर ही क्या होगा, क्षारक होगा जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। वहीं पर हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं यानी कि प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास Cl निगेटिव है यानी क्लोराइड आयन है। अगर ये हाइड्रोजन आयन से जुड़ जाए तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ बन जाएगा इनके संयोग से HCl। तो चूंकि ये बच्चों क्लोराइड आयन प्रोटॉन को ग्रहण किया, इसलिए हमारा ये क्लोराइड आयन क्या हो गया, क्षारक हो गया। क्या बन गया, क्षारक बन गया। तो इस प्रकार बच्चों कि जितने भी पदार्थ आयन हैं अगर वो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वे सारे पदार्थ ब्रांस्टैंड और लॉरी संकल्पना के अनुसार क्षारक होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ बताया गया है आपको ब्रांस्टैंड लॉरी संकल्पना के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन यानी कि H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात प्रोटॉन ग्राही यानी एक्सेप्टर को क्षारक कहते हैं। तो कुल मिला जुलाकर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाला ही क्या होता है, क्षारक होता है। तो यहाँ बच्चों कुछ उदाहरण लिए गए हैं। देखें, क्लोराइड आयन संयोग कर रहा है हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों अभी देखिए हमने कहा है कि ऐसे पदार्थ आयन जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए प्रोटॉन नहीं है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। तो हमने बच्चों ये बताया था कि जब अम्ल की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि अम्ल के बारे में जान की कोशिश कर रहे थे कि अम्ल क्या होते हैं, उस वाले वीडियो के लेक्चर में हमने बताया था बच्चों कि जब अम्ल को जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जल के अणु से संयोग करके यानी कि H2O से संयोग करके ये हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन अपने अस्तित्व को खत्म करके हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। तो कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है अस्थायी अवस्था में नहीं रहता है, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में आ जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में बच्चों जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब कि इसमें H आयन का अस्तित्व है इस हाइड्रोनियम आयन में। तो यही जब हाइड्रोनियम आयन उठाएंगे
तो हाइड्रोनियम आयन का H आयन बच्चों इस क्लोराइड आयन से संयोग करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ डायरेक्ट नहीं दिखाया जा रहा है, इनडायरेक्ट यहाँ हाइड्रोनियम आयन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन आयन को ग्रहण कर रहा है। तो ये बच्चों देखें, अब क्लोराइड आयन जो है, जो इसमें हाइड्रोजन आयन है वो संयोग करके बना लेगा HCl, और जो हमारा H2O है जिससे हाइड्रोजन आयन जुड़ा था वो क्या है, अलग हो जाएगा। तो यहाँ वो जो जल का अणु था इससे अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोनियम आयन का अस्तित्व खत्म होगा जब, तो ये जल के अणु के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन जो है प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए हमारा क्लोराइड आयन क्या हो गया, क्षारक हो गया। उसी तरह बच्चों देखिए यहाँ एसीटेट आयन है, हाइड्रोनियम आयन से संयोग करेगा तो CH3COH प्लस H2O, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिक अम्ल। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे कौन सा पदार्थ अम्ल होता है, कौन सा क्षारक होता है, उसकी पहचान क्या है, किसको हम अम्ल बोलेंगे, किसको क्षार बोलेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये देखिए बच्चों, ये कार्बन से संबंधित है इसलिए कार्बनिक पदार्थ है। किस कार्बनिक पदार्थ को हम अम्ल बोलेंगे, किसको क्षार बोलेंगे, आगे आने वाले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे जब हम कार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा बच्चों हो गया एसिटिक अम्ल। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, एसिटिक आयन जो है ये भी हाइड्रोजन आयन से संयोग कर रहा है, इसलिए एसीटेट आयन बच्चों ये क्या हो गया, आपका क्षारक हो गया ब्रांस्टैंड और लारी के संकल्पना के अनुसार। कि बच्चों हमने आपको कहा था कि जैसे जैसे आयन आएंगे, पदार्थ आएंगे, उनकी क्या विशेषता है, हम उनका कैसे नाम पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उनके बारे में चर्चा करने की बात कही थी। देखिए बच्चों, हमने पहले बताया था कि आपको जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उस शब्द के अंत में ईएम शब्द आता है। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोनियम आयन हो गया ये। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तब उस शब्द के अंत में क्या आता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जितने भी आयन हैं नेगेटिव के रूप में, उन शब्द के अगर उस नेगेटिव वाले में ऑक्सीजन नहीं है, देखिए अब जैसे क्लोराइड आयन यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो ये Cl है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये नेगेटिव जो आयन के रूप में है। तो ऐसे आयन को पढ़ते समय हम लास्ट में इनके शब्द में आइड शब्द जोड़ते हैं। आइड क्या जोड़ेंगे, आइड। जैसे ये क्लोरीन था पहले जब अणु के रूप में था, तो अब निगेटिव चार्ज आ गया तो इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। अभी देखिए जैसे आई निगेटिव कर दें तो आयोडाइड आयन, आइड शब्द आएगा। अब जैसे ये देखिए फ्लोरीन था तो क्या बन जाएगा, फ्लोराइड आयन। यहाँ देखिए ब्रोमीन था तो इससे जो आयन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन। अगर बच्चों मान लेते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज में ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, तो अब हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं NO2 नेगेटिव। इसके देखिए नाइट्रोजन के बच्चों नेगेटिव के रूप में दो आयन बनते हैं, एक NO3 नेगेटिव के रूप में, एक NO2 नेगेटिव के रूप में होता है। अब देखिए बच्चों, अगर सीधा N पर निगेटिव चार्ज होता है, N पर 3 निगेटिव चार्ज बच्चों होता है। जब हम आगे मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तब आपको उसमें बताएंगे किसी पर क्यों 1 निगेटिव होता है, क्यों किसी पर 2 होता है, क्यों किसी पर 3 होता है, क्यों किसी पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी बात हम जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो ये बता रहे थे कि अगर नाइट्रोजन है केवल, तो ये देखिए बच्चों नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने कहा था अभी कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसके शब्द के अंत में आइड शब्द जोड़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्राइड आयन हो गया।
लेकिन बच्चों N के साथ देखिए ऑक्सीजन लग गया तो अब N के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन के हिसाब से इसका उच्चारण कैसे करते हैं। देखिए ऑक्सीजन जब आएगा तो इसके दो उच्चारण होते हैं। एक शब्द आता है आइट, लास्ट में शब्द के आइट, और एक में आता है एट। अब बच्चों इतना जान लीजिए कि जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो संयोग है उस पर अगर निगेटिव मिल रहा है हमको, तो नाइट्रोजन के साथ कई ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ 2 जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़ा है, तो उसमें बच्चों ये देखते हैं कि जिस पर ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि जिस में ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है उस शब्द के अंत में एट जोड़ते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम होती है उसमें आइट शब्द जोड़ते हैं। तो इसलिए बच्चों ये देखें NO2 निगेटिव को हम पढ़ेंगे नाइट्राइट आयन। आइट शब्द देखिए बच्चों हमने इसमें जोड़ दिया, ऑक्सीजन की संख्या कम है। अब जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बच्चों ज़्यादा होती है उस शब्द के अंत में एट शब्द जोड़ते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है इसलिए इसमें एट शब्द जोड़ेंगे। इसको बोलेंगे NO3 निगेटिव को नाइट्रेट आयन। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट आयन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सीजन है उसमें तो दो प्रत्यय के रूप में दो, अगर बच्चों ऑक्सीजन है तो उसमें प्रत्यय के रूप में एट और आइट जब ऑक्सीजन होगा तो जुड़ेगा। और एक उदाहरण हम और बच्चों लेते हैं, जैसे मान लीजिए SO3 सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़कर भी निगेटिव बनाता है और 4 ऑक्सीजन के साथ भी जुड़कर ये बनाता है। तो बच्चों देखिए अब अगर ऑक्सीजन की संख्या इसमें ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे सल्फेट। एट शब्द आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है। और इसमें देखिए बच्चों ऑक्सीजन की संख्या क्या है? कम है, इसलिए इसको बोलेंगे सल्फाइट आयन। अब क्यों, कितना निगेटिव, कितना इस पर निगेटिव होगा, इस पर कितना निगेटिव होगा, जब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी बच्चों पढ़ेंगे तब वहाँ आपको कंफर्म हो जाएगा 100 रूप से क्यों कितना निगेटिव होता है, क्यों कितना पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो के लेक्चर में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।